शौकत साहब बोलेंगे तो शौकत साहब दिखाना, मेरे को नहीं दिखाना। ओके सर। एक फ्रेम में मेरे को दिखा दो शुरू में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये इंतखाबी वर्चुअल मीटिंग जिसमें हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज़्ज़त माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हैं। पार्टी के कौमी तर्जुमान और लखनऊ से हमारे पश्चिम के उम्मीदवार जनाब आसिम वक़ार साहब। दोस्तों, ये इंतखाबी वर्चुअल रैली आज इमरान अंसारी साहब जो कि हमारे मेरठ सिटी के उम्मीदवार हैं, मैं आप तमाम से ये गुजारिश करूँगा कि आने वाली 10 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में वोट करें और इमरान अंसारी साहब को कामयाब बनाएं। इमरान अंसारी साहब की कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। दोस्तों, 74 साल में हमने एक काम किया है। हमने सेकुलरिज्म के नाम पर इस मुल्क के अंदर फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए सेकुलर पार्टियों को वोट डाला। सच्चाई ये है कि आज अगर इस देश की सबसे बड़ी अक़लियत पिछड़ी है, जैसा कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। सवाल यह है कि हमने कौन सी गलती की थी कि इस मुल्क के अंदर हमें दूसरे दर्जे का शहरी बना करके रख दिया गया है। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं हैं, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता नहीं हैं, हमारे इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं। ये कौन सी गलती हमसे हुई? हमने इन नाम नहाज सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना, इनके डंडे और झंडे को अपना झंडा बनाया। हमने कभी भी अपनी जमात नहीं बनाई, अपनी पार्टी नहीं बनाई। बावजूद उसके अगर आज इस मुल्क के अंदर मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा, और ये तल्ख हकीकत है जमहूरियत की, कि किसी भी जमहूरी मुल्क में सबसे ज़्यादा वही समाज मजबूत होता है, वही तबका मजबूत होता है जिस समाज के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म होता है। जिस समाज ने जमहूरियत में सियासत में हिस्सा नहीं लिया, जिस समाज के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, उस समाज की ना कोई आवाज़ होती है, उस समाज की ना कोई पहचान होती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है, उसके अंदर 130 MP SC ST समाज से ताल्लुक़ रखने वाला हमेशा जाता है, क्योंकि वो सीटें SC ST के लिए रिजर्व है। बावजूद उसके आज़ाद हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर जो जुल्म हुआ वो बात किसी से छुपी नहीं है। कभी इनके गले में मटकी लटकाई गई ताकि ये ज़मीन पर ना तुक्के, वरना ज़मीन नापाक हो जाएगी। कभी इनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे। इनकी बहन बेटियों की इज्जतों को लूट लिया जाता था। जब ये शिकायत लेकर के अपने इलाके के प्रधान या मुखिया के पास जाते थे तो लोग इन्हें चप्पलों से मारते थे और कहते थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फला लोगों की शिकायत लेकर के हमारे पास आ गए, तुम तो दलित हो, तुम्हारा यही काम है। दलितों की ज़िंदगी का मुकद्दर बन गया था। सुबह उठ करके वो दूसरों की गंदगी को, घरों की गंदगी को साफ करते थे। लेकिन उनके हालात में तब्दीली कैसे आई? क्या पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ 131 MP कभी दलितों के हक में आवाज़ उठाया? अरे, जिस समाज के पास 131 MP हो, उस समाज के ऊपर इस तरीके के जुल्म और ज़्यादती आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नहीं रुकी। फिर क्या हुआ? मान्यवर काशीराम जी जो पंजाब की सरजमीन से निकले, उन्होंने जाकर के दलित समाज के लोगों से कहा कि है मेरे दलित भाइयों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ
तुम्हारे समाज का एमपी तुम्हारी आवाज बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर तुम चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर तुम्हें इंसाफ मिले, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि अब ये दलित सत्ता की बात कर रहा है और कह रहा है कि हम हुकूमत में आएंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से दलित मुत्तहिद हुआ अपने डंडे और अपने झंडे के साथ, और बहन कुमारी मायावती और काशीराम को अपना नेता माना। 11% जाटो इस प्रदेश के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा हुकूमत किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात की कि दलित जो पिछड़ा था आज कम से कम हमसे तो बेहतर हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आज उसके इलाकों में अच्छे स्कूल हैं, उसके बच्चे जज बने, उसके बच्चे डीएम बने, उसके बच्चे एसएसपी बने, आज उसका बच्चा सरकारी नौकरियों में है। लेकिन सवाल आपसे है मेरे दोस्तों, आपका बेटा कहाँ है? आपका भाई कहाँ है? जेल की सलाखों में है, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में। आप मुझे बताइए, देश के अंदर 60 साल से ज्यादा हुकूमत कांग्रेस की रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 मर्तबा सेकुलर, हम जिन पार्टी को सेकुलर पार्टी कहते हैं, समाजवादी बीएसपी की हुकूमत रही है। लेकिन मुसलमान आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में गया। समाजवादी पार्टी ने अपने 2012 के मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम मुसलमानों को छोड़ेंगे अगर हमारी हुकूमत बनती है। क्या हुआ? पुलिस कस्टडी में मारा गया मुसलमानों को। लेकिन आज तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। मेरे दोस्तों, रिजर्वेशन का वादा किया गया था हमसे, कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब तक आपका डंडा नहीं, आपका झंडा नहीं, आपका लीडर नहीं, जब तक आपकी कोई आवाज नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपने देखा कि एनआरसी के मुद्दे पर अगर कोई बोला तो एक आवाज थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। आपने देखा दादरी से लेकर के बाबरी तक अगर कोई आवाज थी, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी, यही समाजवादी पार्टी खामोश थी, बहुजन समाज पार्टी खामोश थी, कांग्रेस खामोश थी, बीजेपी के लोग खुशियां मना रहे थे। मेरे दोस्तों, समझिए आप, अगर आपकी आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं तो यकीनन आपके वोटों का हकदार अगर कोई है तो वो आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि हमारे 1 वोट 2 वोट से क्या होगा। मेरे दोस्त, आप अपने अकाउंट में 1 रुपया डालेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, दूसरे के अकाउंट में 10 रुपया डालेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं बढ़ेगा। मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर आने वाली 10 तारीख को, और आप जैसा कि जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज अकेले चुनावी मैदान में नहीं है, बल्कि एक मोर्चा चुनाव लड़ रहा है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा हमारे मोर्चे के कन्वीनर हैं, जिनकी जो है जन अधिकार पार्टी है, जनाब वामन मेश्राम साहब जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी, वो भी हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाली 10 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर आप पतंग चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबा करके जनाब इमरान अंसारी साहब को कामयाब बनाएंगे। इमरान अंसारी साहब जब कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबैर अंसारी साहब को जिन लोगों ने मारा है वो जेल की सलाखों में जाएंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं, मेरठ की आवाम से ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब तक की सरकारों ने जो नहीं किया है 5 साल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो करके दिखाएगी। मैं बहुत वक्त आपका ना लेकर के हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा हमारी पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाब आसिम वक़ार साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं उन्हें दावत दूंगा कि आएँ और अपनी बात आवाम के दरमियान में रखें। कैमरा को मेरी तरफ पलटा तो बैग हटा फकत बैग पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उत्तर प्रदेश में जो
चुनाव चल रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग के आदेश से सभी पार्टियां वर्चुअल रैली कर रही हैं। चुनाव आयोग के आदेश का पालन सभी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं। इस वर्चुअल रैली में तशरीफ फरमा हम सब के रहनुमा, हमारे आपके सबके लीडर जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब। ये वर्चुअल रैली मेरठ सिटी के हमारे कैंडिडेट जनाब इमरान अंसारी साहब के लिए की जा रही है। इमरान अंसारी साहब AIMIM के कैंडिडेट हैं। इमरान अंसारी साहब का चुनाव निशान पतंग है। पतंग वाले निशान के आगे बटन दबाकर इस बार आप सबको इमरान अंसारी साहब को कैंडिडेट को कामयाब करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। वो क्यों करना है, इस बात को बताने के लिए हम आपके बीच हैं। दोस्तों, एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से और गौर से सुनिएगा। ये बात कही जाती है कि जिसके पास दल नहीं, जिसके पास दल नहीं तो समझो उसके पास बल नहीं, बल ताकत। या इसको दूसरे अल्फाजों में कह लीजिए कि अगर आपके पास दल है तो समझिए आपके पास बल है, और अगर बल है आपके पास और ताकत है आपके पास तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। और अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको लोग नजरअंदाज कर देंगे, लोग आपको किनारे कर देंगे। अब मसला यह है कि मेरठ सिटी से रफीक अंसारी साहब भी मैदान में हैं, तो आप लोग ये सोचेंगे इमरान अंसारी साहब को वोट क्यों दिया जाए। देखिए, इमरान अंसारी साहब जो कैंडिडेट हैं वो आपकी अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो है दबे कुचले मुसलमानों को जो आज तक दबाया जा रहा है उनके हक और हुकूक की और हिस्सेदारी की बात। लेकिन रफीक अंसारी साहब को आप लोग देख चुके हैं, एक बार उनको वोट दिया आप लोगों ने। वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का मकसद, उस पार्टी की आइडियोलॉजी, उस पार्टी का जो एजेंडा है वो कहीं से भी ये नहीं है कि जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनको उठाया जाए या उनकी बात की जाए। उनकी पार्टी का एजेंडा यह है कि सिर्फ वोट लो, वोट लेने के बाद सरकार बनाओ और उसके बाद में चाहे वो रफीक अंसारी हो या कोई भी हो उसको भूल जाओ। अब आपको यह तय करना है कि आपको अपनी आवाज को मजबूत करना है, अपनी हिस्सेदारी की बात करना है, या आपको हर बार की तरह से सिर्फ वोट देने के बाद 5 साल के लिए जो गुमराह कर रहे हैं लोग उनके साथ किसी गुमनाम अंधेरे में जाकर गुम हो जाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे आरोप लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कट्टर बात करती है, सख्त बात करती है, कट्टरपंथी कहा जाता है। मुझसे 2-3 लोगों ने कहा, तो मैंने जो उन्हें जवाब दिया वो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि कट्टरपंथी कौन होता है और सेकुलर कौन होता है, पहले तो उसकी परिभाषा समझिए। आप लोगों से अगर कहें तो आप भी जवाब दीजिएगा। आप हमें कट्टरपंथी कहते हैं, किस लिए कट्टरपंथी कहते हैं? आरोप यह लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कट्टरपंथी है, इसलिए इनके साथ नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई किसी को गाली बकता है तो जो गाली बक रहा है वो गुनहगार है, वो कट्टर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाली बके जाने के बाद उस गाली का जवाब दे रहा है तो वो कट्टर नहीं है, उसको कहा जाता है आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमारी नजर में कोई बुरा नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदुओं का भी करते हैं, दलितों का भी करते हैं, सिखों का भी करते हैं, ईसाइयों का भी करते हैं, बौद्ध, जैन, जितने हिंदुस्तान में मजहब हैं जो किसी न किसी खुदा को मानते हैं या नास्तिक भी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे मजहब में यह बात है। लेकिन अगर आप हमें बुरा कहेंगे, आप हमें कट्टर कहेंगे, आप हमें सेकुलरिज्म का दुश्मन कहेंगे, तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पहले सेकुलरिज्म की परिभाषा को जान लीजिए। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? सेकुलरिज्म की परिभाषा सीधा सीधा से ये नहीं है कि कोई आए और हमसे कह दे आकर कि आपको जय जय बोलना है किसी चीज, या आपको पूजा करना है मुसलमानों को,
या मुसलमान उठकर कहे कि तुमको मूर्ति पूजा छोड़कर नमाज पढ़ना है, यह सेकुलरिज्म नहीं है। हम किसी हिंदू से नमाज पढ़वा दें तो हम सेकुलर समझेंगे उसको? नहीं। या कोई हिंदू आकर हमसे कहेगी नहीं नमाज छोड़कर आप जय जय कीजिए तो सेकुलर? नहीं। सेकुलरिज्म की परिभाषा होती है कि जियो और जीने दो, तुम हमारा और हमारे मजहब का सम्मान करो, हम तुम्हारा और तुम्हारे मजहब का सम्मान करते हैं। यही असद ओवैसी साहब की एजेंडा है और यही असद ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी है कि हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतेंगे। अगर आप हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जवाब भी करारा दिया जाएगा, दायरे में रहते हुए। अब आप छोटी सी बात, उत्तर प्रदेश में बहुत से हिंदू कैंडिडेट हैं, बहुत सी पार्टियों से हैं। हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, हम किसी सिख के खिलाफ नहीं है। दीजिए, बिल्कुल उम्मीदवार बनाइए। अगर यहां पर नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हम आपके खिलाफ नहीं है, हम आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। अगर आप अपने मंच पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाएंगे जो कल तक यह कहता था कि मुसलमानों की बहन बेटियां, जो माएँ जिनका इंतकाल हो गया, जो कब्रों में दफन है, उनको कब्र से निकालिए और उनके साथ तौबा नौज बिल्ला नाजायज काम कीजिए, वो आप कहते हैं हम आपकी बात का जवाब भी ना दें? आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल भेड़ की तरह सर झुकाकर आपके साथ खड़े रहें? आप एक ऐसे आदमी को अपने मंच पर ले रहे हैं, एक ऐसे आदमी को अपने साथ बिठा रहे हैं जो हमारी मरी हुई माओं को, बहनों को, बेटियों को कब्र से निकालने के बाद उनके साथ गलत काम करने के लिए कह रहा है। और अगर हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं तुम कट्टर हो। आप अपने गिरेबान में मुंह डालिए और देखिए कि कौन कट्टर है। हम हक का सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हमने ये नहीं कहा, आपने तमाम हिंदू लोगों को टिकट दिया, एक नहीं सैकड़ों को आप दे रहे हैं। हमारे भाई हैं, वो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुखिया गुजर को टिकट देंगे और मुखिया गुजर को आप कहेंगे मुसलमान इनको वोट दें, तो मुसलमान सवाल उठाएगा। मुसलमानों को सवाल उठाना भी चाहिए। क्यों मुसलमान सवाल नहीं उठाएगा? इसलिए हम मुखिया गुजर एक ऐसा नाम, सब जानते हैं कि जिस आदमी ने 1992 में मस्जिद की शहादत के बाद से, 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से लेकर आज तक, यानी 2022 के चुनाव तक, जो आदमी हर साल 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मना रहा है, भगवा दिवस मना रहा है, जो आरएसएस और बीजेपी की इस एजेंडे के साथ 24 घंटे खड़ा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप उसको टिकट देंगे? हिंदुओं का विरोध नहीं है, व्यक्ति का विरोध हो रहा है, वो किसी भी धर्म से होगा। अगर वो इस तरह के व्यक्तियों को टिकट दिया जाएगा तो मैं नहीं, मेरी पार्टी नहीं, मैं समझता हूं समाजवादी के और बहुजन के और कांग्रेस के उन तमाम मुसलमानों को खड़े होकर विरोध करना चाहिए। अगर आप जिंदा हैं तो आपको विरोध करना चाहिए। क्यों विरोध नहीं करेंगे? हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे, हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाई जाए, हम भी चाहते हैं, असद साहब का पहला एजेंडा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गद्दी से उतारा जाए। लेकिन क्या इस शर्त पे आप हमसे वोट लेना चाहते हैं? आप इस तरह से डराकर कि बीजेपी की सरकार को उतारना है तो मुखिया गुजर को वोट देना है, सुनील सिंह की जय जयकार करना है? नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस काम के लिए आप लोगों ने रफीक अंसारी को वोट दिया था, जिस काम के लिए आप तमाम उससे पहले वोट देते रहे हैं, वो एजेंडे, वो मैनिफेस्टो फेल हो गए। कैसे फेल हुए? आपसे कहा गया कि 2012 के जब सरकार बन रही थी तो आपसे कहा गया कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा, स्कूलों में दिया जाएगा, नौकरियों में दिया जाएगा। एजेंडे में लिखा गया, उनकी जो मैनिफेस्टो, जो किताब थी जो उन्होंने जारी की थी इलेक्शन के लिए, मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। आप दूसरों से कहते हैं कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आपके यहां जब समाजवादी के लोग आए या बहुजन के लोग आए या कांग्रेस के लोग आए, बीजेपी से मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को हम वोट ही नहीं देते हैं, और जिनको हम वोट नहीं देते हैं हम उनसे भीख भी नहीं मांगेंगे, उनसे सवाल भी नहीं करेंगे, हम उनसे कुछ नहीं कहते। हम उन लोगों से कह रहा हूं जिनको हमारा वोट चाहिए है कि आपने कहा था कि आरक्षण देंगे। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जब आपके पास आए तो आप उनसे पूछिएगा क्या इस बार अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों को उस आरक्षण को देने की बात करोगे या नहीं करोगे? और करोगे तो किस तरह करोगे? स्टाम्प पे लिखवाइए उनसे 100 रुपए के, रसीदी टिकट पे दस्तखत कराइए रफीक अंसारी जैसे लोगों से कि करो इस पर दस्तखत। और अगर वो आपसे वादा करते हैं और उसके बाद नहीं देते हैं तो उनसे पूछे कि तुमने पिछली बार वादा किया था क्यों नहीं दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
जो जबान से कहती है उसको जमीन पर अमल में लाती है। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, आप सब अपने कायद को सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश के साथ अलविदा चाहूंगा कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन आप अपने कैंडिडेट इमरान अंसारी साहब को पतंग के सामने वाले बटन पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताइए। इंशाअल्लाह इस बार आपके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, आपका ही डिप्टी सीएम भी होगा। और इसी मोर्चे का जो मोर्चा जनाब असद साहब ने बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा और वामन विश्राम साहब हैं, असद साहब हैं, इसी मोर्चे का इस बार इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री बनेगा और डिप्टी सीएम भी बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके लिए, आपके साथ, आपके बीच मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब इस जलसे को खिताब करेंगे। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरठ की तारीख़ी सरज़मीन पर सुनने वाले गयूर अवाम का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का। इलेक्शन कमीशन के क़वानीन के मुताबिक हम जलसे आम नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक वर्चुअल रैली के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हमारी बात को पहुंचाया जाए, ताकि आप 10 फरवरी के दिन एक अच्छा फ़ैसला लेते हुए मेरठ के मुक़द्दर को और मेरठ की तरक्की के लिए, विकास के लिए आप 10 तारीख़ के दिन मजलिस को अपने वोट से नवाजेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार का नाम मोहतरम जनाब इमरान अंसारी साहब हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से और अपने वोट से मजलिस के इस उम्मीदवार को कामयाब करें और वहाँ से आपका विधायक बनाएं। मैं, आप जानते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में मजलिस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, वामन मिश्राम साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी है। हमने यह फैसला लिया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है, इख्तिदार देती है, तो इसके पहले मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे और माबाकी 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से एक उम्मीदवार होगा। इस बात का भी इसको भी तय किया गया कि 3 साल के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, जिसमें मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज से एक उम्मीदवार होगा और 2 पिछड़े समाज से उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये हिस्सेदारी की लड़ाई मजलिस आपके लिए लड़ रही है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम यहां पर इसलिए नहीं आए हैं कि अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए हैं। हम यहां पर आपको नेता बनाने के लिए आए हैं, ताकि आप अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़ें। शिराकतदारी की जमहूरियत में अगर मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो फिर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग उसी वक्त आपको अपना हिस्सा देंगे जब आप मुत्तहिद होकर और एक होकर मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे, तभी जाकर आपको अपना हिस्सा मिलेगा। मैं आप तमाम से अपील करना चाहूंगा कि मेरी इन बात पर आप गौर फिक्र करिए। मेरठ की विधानसभा के लिए 5 साल पहले मेरठ की आवाम ने फैसला लिया कि वो समाजवादी के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, मगर आप जानते हैं कि मेरठ का समाजवादी का मौजूदा विधायक सरासर मेरठ के विकास के लिए सरासर नाकाम साबित हुआ, बल्कि मुकम्मल नाहल शख्स है जिसने मेरठ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। और आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि मेरठ में
जहां पर बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनका हमेशा इसे मुतालबा रहा, ये डिमांड रहा कि वहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाए। आप उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिसको आपने अपना विधायक बनाया, वो क्या इस मसले को उठाया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? जीत कर तो चले गए, मगर अपनी जबान पर उनके सियासी आकाओं का ताला लगा था। तो मीरठ की आवाम की और मीरठ के विकास के लिए जबान नहीं खोली जाती। आज मीरठ में कचरे का अंबार, बल्कि कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, गंदगी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार प्रत्याशी किस जुर्रत के साथ आपके सामने आकर वोट का मुतालबा कर सकता है? तीसरी बात, मीरठ में आज क्राइम होता है, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ। इसको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं करता, जिसमें योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार जो बड़े बुलंदबांग दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, मगर मीरठ में हमारी महिला सुरक्षा उसको नहीं दिया गया। आज आप देखते हैं कि मीरठ में बिजली कभी आती है तो कभी चली जाती है। ये डबल इंजन की सरकार सरासर कंप्लीट फेलियर और नाकाम साबित हुई है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों, मीरठ के गयूर नौजवानों, क्या यह बात सच नहीं है कि मीरठ में क्लॉक टावर के पास और बेगम ब्रिज के पास हमेशा ट्रैफिक जैम होता है? क्या किया ये समाजवादी पार्टी का विधायक? वोट लेकर सो गए? क्या इनको दिखता नहीं है? और आज आकर कहते हैं कि आंख बंद करके सपा का साथ दो। अरे तुम अपनी आंख बंद कर लिए थे, मीरठ के विकास के लिए तुमने कुछ नहीं किया, तुमने मीरठ की आवाम को धोखा दिया। और आज आप देखते हैं कि वहीं पर मीरठ में खबरस्तान में मट्ठी तक नहीं डला सके। मीरठ के गयूर अवाम ने खुद मिलकर खबरस्तान में मट्ठी डलाई। आज मीरठ में खैंची की इंडस्ट्री बड़ी जोरों शोर से चलती है, मगर आज योगी और मोदी की सरकार ने उस खैंची की इंडस्ट्री को अपने गलत पॉलिसियों की वजह से उस खैंची की इंडस्ट्री को तबाह और बर्बाद करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमेशा खैंची की इंडस्ट्री का यह मुतालबा रहा कि उनको बिजली और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, मगर बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मजलिस के प्रत्याशी को अपना विधायक बनाइए। वो बाबू सिंह कुशवाहा की जब सरकार बनेगी इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में, तो यकीनन ये काम हम करके दिखाएंगे। खैंची की इंडस्ट्री के लिए आपका ये मुतालबा हक बजानिब है, हम इसकी तायीद करते हैं। जो ज़मीन आपको दी गई लोहिया नगर में, आपने मुतालबा किया, डिमांड किया कि उस पर जो इंटरेस्ट लगाया गया वो सरकार उसको माफ़ करे। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो बाबू सिंह कुशवाहा की हुकूमत का पहला काम ये होगा कि लोहिया नगर में जो आपको ज़मीन दी गई उसका इंटरेस्ट की माफ़ी भी होगी और आपको इंटरेस्ट फ्री लोन और साथ ही साथ बिजली आपको दी जाएगी। वहीं पर टैक्स एग्जम्पशन की बात हुई है कि 5 साल तक टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए। हम उसकी तायीद करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके लिए टैक्स एग्जम्पशन 5 साल के लिए देगा। मोदी सरकार से आपने मुतालबा किया कि जीएसटी को 15 से 5% किया जाए। बताइए, जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनसे ये मोदी और योगी सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के काउंसलर जनाब जुबैर अंसारी साहब का कत्ल होकर आज करीब 6 महीने का अरसा हो चुका है। योगी मुख्यमंत्री बड़े बड़े झूठे दावे करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। दिन में हमारे कॉरपोरेटर जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया? क्या किया योगी सरकार ने? किसने मारा मेरे भाई को, मेरे कॉरपोरेटर को? और मारने वालों ने ना सिर्फ हमसे हमारा एक जियाला और बहादुर कॉरपोरेटर को छीन लिया, बल्कि उसके घर में बच्चे यतीम हो गए, हमारी बहन बेवा हो गई, बाप ने अपने बेटे को खो दिया, मां ने अपने बेटे को खो दिया। बताइए ये कौन सा काम कर रही है योगी सरकार, जो बुलंदबांग दावे करते हैं कि हमने क्राइम को कंट्रोल किया।
कहे का क्राइम, कोई क्राइम का कंट्रोल नहीं हुआ। वहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीरठ को हैंडलूम का एक इंडस्ट्री बनाने का मौका मिलना चाहिए। अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह मीरठ को एक हैंडलूम सिटी का दर्जा दिया जाएगा। और बहुत सी मुकामात हैं जहां पर तरक्याती काम, डेवलपमेंट, विकास के कोई काम नहीं हुए। इसलिए इस बार आप मौजूदा सपा के विधायक और प्रत्याशी को वोट मत दीजिए। मजलिस ने एक फाल और हरकियाती शख्स को, मेहनत करने वाले को और आपके दरमियान में दिन रात रहने वाले को मजलिस ने, इमरान अंसारी को अपना कैंडिडेट बनाया है। आप उनका साथ दीजिए। वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से करीब पूरे भारत से जो क्यारा बीफ गोश्त एक्सपोर्ट होता है सारी दुनिया में, 65% गोश्त पूरे भारत से जो सारी दुनिया में जाता है उत्तर प्रदेश से जाता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, संघ परिवार के बीजेपी के लोग कुरैश बरादरी के इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिए। स्लॉटर हाउसेस नए क्यों नहीं खोले जाते ताकि वो कुरैश बरादरी के लोग अपना कारोबार कर सकें। मगर भारत को डॉलर मिलते फॉरेन एक्सचेंज में, पूरे देश से अगर एक्सपोर्ट गोश्त होता है तो उसका 65% हिस्सा उत्तर प्रदेश से जाता है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है योगी और मोदी की, पूंजीपतियों की, तो दौलतमंदों को और दौलतमंद बना रहे हैं। मगर जो कुरैश बरादरी के लोग जो गरीब हैं, जो दिन में कारोबार करके रात में अपने घर में चिराग जलाते, आपने उनको बेरोजगार कर दिया, मुफलिस बना दिया, उनको कर्जों में उनको डुबा दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे कुरैश भाइयों के जो जायज मुतालिबात हैं इंशाअल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। ये मजलिस का ऐलान है, ये मजलिस का आपसे वादा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 10 तारीख के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मैं इस मौके पर याद करता हूं कि CAA-NPR NRC का जो एहतजाज हुआ, जिसमें आसिफ, मोहसिन, अलीम और जहीर की मौत हुई पुलिस फायरिंग से, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन शहीदों की, अल्लाह इनके मर्तबे और दर्जात को बुलंद करे, इन मरूमीन के खानदान वालों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। हम नहीं भूलेंगे इन लोगों को, सब याद रखा जाएगा। मुझे यकीन है कि कुदरत का निजाम ऐसा है कि जो इख्तिदार में और ताकत में के नशे में चूर होकर मजलूमों को दबाया और कुचला जाता है। कुदरत का निजाम यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि कुदरत खुद इंसाफ करती है। और आप देखेंगे, मेरी इस बात को याद रखना आप, कि जिन्होंने मासूमों को दबाया और कुचला, उनके हक से उनको महरूम कर दिया। कुदरत का निजाम हमेशा यही है कि कुदरत हमेशा कमजोरों का साथ देती है, मजलूमों का साथ देती है, और मजलूम को, कमजोरों को इंसाफ मिलेगा। ये वादा है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। इसीलिए हम तमाम कमजोर तबके के लोग मिले हैं और मिलकर हम ये चाहते हैं कि कमजोरों को ताकत मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ऐलान किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। राजनीति में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, रोजगार में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, तालीम में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, हर जगह पर हमको अपना हमारा हिस्सा चाहिए। छोड़िए इन तमाम लोगों को, आपने बरसों सपा को, बसपा को, RLD को, कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, क्या मिला आपको सिवाय डर की और खौफ के। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए, मर्द मुजाहिद बनिए, कुदरत की ऊपर पूरा भरोसा करिए, खौफ को अपने दिल के करीब आने मत दीजिए, बल्कि पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ 10 तारीख के दिन भागीदारी संकल्प, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के उम्मीदवार को के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बटन दबाइए पतंग के निशान पर। आप देख रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यक समाज से नाइंसाफियों का सिलसिला चल रहा है। 24 लोगों की हत्या की गई CAA-NPR NRC के एहतजाज में, प्रोटेस्ट में। आज तक एक FIR जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है
कि उन बच्चों की हत्या की गई, मगर आज तक एक एफआईआर जारी नहीं हुआ। वही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी के इम्तिहान में प्रयागराज में पुलिस ने उन नौजवानों पर लाठीचार्ज किया, उनके सरों को फोड़ दिया, उनके जिस्मों पर लाठियां बरसाई। मैं उसका कंडेम करता हूं, मगर हम क्या देखते हैं कि चंद घंटों के अंदर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से निकाला जाता है। मगर जिन पर 24 लोगों पर गोलियां चली, जिनकी मौत हो गई, आप ही के मीरठ के आसिफ, मोहसिन, अलीम, जहीर, क्या इनकी जिंदगी कम थी? जिन नौजवानों पे सर पर लाठियां लगी, जिनके सर को लहूलुहान किया गया, क्या इन बच्चों की जिंदगी की अहमियत, इनकी कीमत उनसे कम है? लाठियां बरसाई तो 6 पुलिस वाले सस्पेंड, यहां पर 24 लोग मर जाते हैं। बताइए कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या बीजेपी कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खात्मे के लिए, इस हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए आपको और हमको मिलकर मजलिस को कामयाब करना है। ये समाजवादी आरएलडी के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आंख बंद कर कर वोट डालो। नहीं, आंख नहीं बंद करेंगे। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम अपने कानों को बंद कर लो, तुम अपने दिमागों को इस्तेमाल करना छोड़ दो। अरे तुम्हारा हाल तो वो 3 बंदरों की तरह है। तुम ऐसी पार्टी में गुलामी कर रहे हो, तुम भीख मांगते हो उनकी चौखट पर जाकर टिकट के लिए और तुमको बेइज्जत करके निकाला जाता है। हम भीख नहीं मांगते, हम टिकट बांट रहे हैं। ये मजलिस कर रही है। तुमको नजर नहीं आता तुम्हारी बेइज्जती, तुमको नजर नहीं आता तुम्हारी अहमियत क्या है? बताओ, आंख बंद करके वोट दो। कितना आंख बंद करके वोट देंगे? 24 बच्चों को जाने ले ली चली गई पुलिस फायरिंग में, तो आंख बंद कर ले। आपके मीरठ शहर में कोई विकास नहीं हुआ तो आंखें बंद कर ले। नहीं, आंखें खुला रखो। अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर एक अच्छा फैसला लेने की मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और ये डबल इंजन की सरकार मोदी योगी की क्या किया बताइए? क्या ये सच नहीं है? बीजेपी भाजपा वाले बताओ कि क्या आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश के युवा को बेरोजगार बना दिया, बेरोजगारी बल्कि उसका मुकद्दर बना दिया? क्या यह बात सच नहीं है कि योगी के राज में जितने ग्रेजुएट हैं 51% ऐसे ग्रेजुएट बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं? क्या यह बात सच नहीं है भाजपा वालों कि टेक्निकल ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में युवा 46% बेरोजगार है, नौकरी नहीं है? क्या यह बात सच नहीं है भाजपा वालों कि टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने वाले युवा 66% वो बेरोजगार हैं? किसको नौकरी दी आपने? आपने 5 साल पहले कहा था कि 70 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। झूठ कहती है बीजेपी, झूठ में डूबी हुई पार्टी है ये, जो सरासर झूठ बोलती है। कितनों को नौकरी दिया आपने? असेंबली में खड़े होकर आपके मंत्री ने कहा था कि हम सिर्फ अब तक अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख बच्चों के नाम है अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में। मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से अपील कर रहा हूं, पहचानो उस बीजेपी को जो तुमको धोखा दी और तुमको नौकरी नहीं दी। क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए नौजवानों? क्या आप नहीं चाहते कि आप गरीबी और मुफलिसी के इस जंगल से निकलें? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी राहत की जिंदगी गुजारना पड़े? क्या आप नहीं चाहते कि जब आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो आप कर्जों में ना डूब जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में चिराग जले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी राहत और सुकून मिले? अगर ये तमाम चीजें आपको चाहिए तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप हमारे परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाइए। पूरे कमजोर लोगों से अपील कर रहा हूं। मैं पिछड़े समाज के हमारे गयूर नौजवानों से, भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं। 5 साल पहले बीजेपी ने आपको हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, मगर क्या किसका राज मिला? बाबा को मुख्यमंत्री बनाया और एक ही बरादरी के लोगों का आज 50% उत्तर प्रदेश में डीएम आलाजाद के लोग हैं। क्यों हैं? आपको धोखा ठगा गया। और फिर जब समाजवाद के नाम पर आपने 2012 में समाजवादी को वोट दिया, सत्ता दी, तो समाजवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर अखिलेश यादव के परिवार लोगों को सिर्फ सत्ता मिली। बताइए फिर हिस्सेदारी की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा हिस्सेदारी की लड़ाई? जब मैं देखता हूं
उन टीवी पर देखता हूं, कल हम देखे कि कैसे हमारी एक बहन फरा नईम जो शेखुपुर विधानसभा बदायूं की रोकर तकलीफ से कर्ब के आलम में कह रही है कि कांग्रेस ने टिकट दिया, मगर कांग्रेस का कि ओमकार सिंह नामी शख्स ने उनके ताल्लुक से कितनी गलत और वाहियात बातें की। शर्म नहीं आती कांग्रेस के ओमकार सिंह को कि एक महिला के बारे में इस तरह की बात करते, कि वो प्रेस के सामने आकर अपनी बेबसी और लाचारी की बातें करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको रोने की जरूरत नहीं है। आप मुत्तहिद हो जाओ। जिन्होंने हमको 60 साल रुलाया, अब हम उनको रुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो रोएंगे और आप मुस्कुराएंगे, देखना इंशाअल्लाह ताला। ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये बीजेपी के लोग बड़े बड़े नारे मारते हैं। क्या नारे मारते हैं? भाजपा के लोग कहते हैं कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे। भाजपा के लोग बोलते हैं कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, और सपा के ये लोग बोलते हैं कि ये जवानी है, ये जवानी हम तुझ पे लुटाएंगे। ये बताइए, ये क्या नारा है? ये जवानी है तुझ पे लुटाएंगे भैया। अब मजलिस का नारा सुनिए, मीरठ के गयूर नौजवानों, तुम्हारी जबानों पर, तुम्हारे सेल फोन पर, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर, तुम्हारे फेसबुक पर यही नारा रहना चाहिए मजलिस का, अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। ये हमारा नारा है मजलिस का कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। ये मजलिस का नारा है। और याद रखिए, इस चुनाव में अब हम और आप, पूरा पिछड़ा समाज, पूरे कमजोर लोग मिलकर बाबा को, बहन जी को और बबुआ को बाय बाय करेंगे। इनको बाय बाय करना है, इनको छोड़ना है और उत्तर प्रदेश को एक नई राह दिखाना है। मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और मजलिस के जो प्रत्याशी हैं उनको कामयाब करिए, इमरान अंसारी को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, जो सपा के लोग, जो बीजेपी के लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, क्या यह बात सच नहीं है बीजेपी और सपा के लोगों कि जब 2019 जुलाई अगस्त में जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया गया, तो क्या सपा ने अमित शाह के लाए हुए कानून का साथ नहीं दिया? वो जब कानून पास हुआ तो किसने मुखालिफत की, किसने डिवीजन का मुतालबा किया? मजलिस के दोनों सांसदों ने, मैं और इम्तियाज जलील ने डिवीजन का मुतालबा किया, उसके खिलाफ वोट दिया। आज वो कानून लोकसभा में पास हो गया, सपा ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया। वो कानून राज्यसभा में पास हो गया, कानून बन गया। एक ऑफिसर दिल्ली में बैठकर किसी मीरठ के नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं, वहां पर देते हैं रमाकांत यादव को टिकट, और उनके मुकाबले में कौन है? उनका सगा बेटा। यह कौन सा समाजवाद है? मौर्या साहब की बेटी बदायूं की एमपी और आपके पास समाजवादी में है। बदायूं का एक और इनका अखिलेश यादव का भाई, उनकी बहन बीजेपी के जिला परिषद की चेयरमैन। हम पर उंगलियां उठाते हैं। आपने टिकट दिया उस शख्स को हसनपुर से जो आरएसएस का मेंबर है, आपने प्रतापगढ़ से उसको टिकट दिया जो डीवाईएसपी के कत्ल में लोग कहते हैं कि उसका नाम है। बताओ ये कैसे हो रहा है? कब तक खामोश रहोगे? यह आपकी खामोशी की वजह से हो रहा है। आपको बेदार होना है। कब तक आप दरी बिछाएंगे? कब तक इनके दिए हुए टिकट पर आप अपने आप को समझेंगे कामयाब हो जाएंगे? नहीं। आज उत्तर प्रदेश में मजलिस एक तारीख लिखने वाली और बनाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आप देखते जाएंगे। ये हमारा सियासी सफर सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आपकी दुआओं पे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मेरे वतन अजीज के भारत के कोने कोने में जाऊंगा। मजलूमों के इंसाफ की बात हम करते आए, हिस्सेदारी की बात करेंगे, सियासी ताकत को हासिल करेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं।
और आप तो मीरठ के तारीखी शहर से आप आते हैं, जिन्होंने सन 57 की जंग आजादी में आपने शुरू की थी। अंग्रेजों की गुलामी के तोख को आपने तोड़ा था। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आप उस सरजमीन के जियाले बेटे और बेटियां हैं, उठिए, इस गुलामी के जंजीरों को तोड़ दो, इस खौफ के जंजीरों को तोड़ दो और एक उम्मीद की शमा जलाओ, उम्मीद की शमा जलाओ, ताकि इन बातिलों के तूफानों में तुम्हारे इत्तेहाद का जला हुआ चिराग जलता रहे। और याद रखो, मंजलिस ने बातिलों के तूफान में चिराग जलाने का हुनर हम सीख चुके हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मुत्तहिद होइए, इज्तिमाई तौर पर सब मेहनत करिए। यह मत समझिए कि इमरान अंसारी एक अकेला आदमी है, बल्कि आप तमाम इमरान अंसारी के भाई हैं, आप तमाम इमरान अंसारी के माए हैं। वो इमरान अंसारी आपका बेटा है, इमरान अंसारी आपका घर का खादिम बनेगा, वो खादिम बनकर काम करेगा, खिदमत करेगा। वो उस जमात के, उस पार्टी के विधायक की तरह नहीं होगा जो गुरूर और तकब्बुर में डूबकर अपने पैसे भी खर्च नहीं करता एमएलए फंड के। CAA के प्रोटेस्ट में कहीं पर नजर नहीं आया समाजवादी पार्टी का ये विधायक। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही गुजारिश है कि बीजेपी को जरूर ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हराएगा, बाबा को सत्ता नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ मंजलिस के जितने प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, आपसे गुजारिश है कि पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ आप बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और अपनी दुआओं से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसे लोगों को भिजाइए जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को इंसाफ के मुतालबे से उन दरो दीवार को हिला के रख देंगे, जो कमजोरों की बेबाक आवाज बनेंगे, जो बच्चों को, नौजवानों को उम्मीद दिलाएंगे, उनके रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के हक दिलाएंगे। आपसे अपील है कि आप मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करके बाबू सिंह कुशवाहा को इस उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री बनाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।